ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज योर नर्स इक्वेशन एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में क्वेश्चन ना आए नर्स इक्वेशन से, तो इसे अच्छे से कर लेते हैं। लेट्स सी। ओके, तो नर्स इक्वेशन क्या कहती है कि एक्चुअली कोई भी इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किस फॉर्म में, कि कोई Mn पॉजिटिव n इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड में चेंज हो रहा है जो कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। व्हाट इट मीन्स दैट कि दिस मेटल आयन हैज गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब उसने क्या किया है, उसने खुद को रिड्यूस किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे कोई इक्वेशन लिखी है, रिप्रेजेंट करी है कि उसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस इक्वेशन के लिए उन्होंने नर्स ने आपको एक फॉर्मूला सजेस्ट किया है ई सेल निकालने का। ठीक है, तो ई सेल निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, किस किस के बीच में निकल रहा है, देखो Mn पॉजिटिव और M का। ठीक है, Mn पॉजिटिव M में रिड्यूस हो रहा है, इस चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा ई नोट Mn पॉजिटिव रिड्यूसिंग टू M। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ई नोट क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो आपका है स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया है, जब आपकी सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर था और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था एंड प्रेशर आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल था, वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था उसको हम ई नोट बोलते हैं। यहाँ पर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे मे बी मोलारिटी 1 ना हो, मे बी टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, मे बी प्रेशर कुछ हो। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी एन एल एन, ये concentration of M over concentration of Mn positive. What is R? R is your गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या है 8.314। T is your temperature. What is N? N is your number of electron गेन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, n इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो चाहे 2 किए होंगे तो 2 हो जाएगा n की वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि n इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन बाय दिस मेटल आयन। ठीक है, व्हाट इज F? F इज योर फैराडे, कितना चार्ज होता है 1 फैराडे पे, 960,500 कूलम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और Ln आपको पता है नेचुरल लॉग है, और कंसंट्रेशन ऑफ M की कंसंट्रेशन इस मेटल जो आपका रिड्यूस हुआ है, और अपॉन में रखना है मेटल आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, मेटल कटायन जो है आपका, क्लियर। इस अगर आपको ये चीजें पता हो और ई नोट पता हो, तो आप इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, ई सेल आएगा, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब हमारे देखना हमेशा हमेशा जो आपका मेटल है सॉलिड स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में मेटल रहेगा ना जो सा, उसकी कंसंट्रेशन आपने हमेशा 1 लेनी है। हमेशा जो मेटल न्यूट्रल स्टेट में है, जैसे ये वाला है ना जो रिड्यूस हुआ है, ये न्यूट्रल है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेनी है। ठीक है, क्लियर। तो इसको 1 पुट कर दो तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, दिस इक्वेशन में 3.8 में। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, ये वाली वैल्यू भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये और ये भी सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे कैपिटल M था, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो 1 रखनी है आपने। ठीक है, फिर अब देखो ये जो इक्वेशन है आपने 3.8 है वटेवर, ये हमने डिराइव की है कॉपर के लिए। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन कर रहे हो आप। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन कर रहे हो, कॉपर +2 से कॉपर में, ई क्या है, कॉपर +2 से कॉपर में है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है, देखो यहाँ से +2 वाला 0 में जा रहा है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सिमिलरली ई नोट आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो ई नोट की, माइनस आर टी, एन था ना यहाँ पे क्या रखोगे, 2 रखोगे एन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से, या फिर चार्ज कैलकुलेट कर लो कि चार्ज में कितना चेंज आया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हुआ है तो एन का वैल्यू 2 हो गया है। तो उसके बाद नेचुरल लॉ, अब इसकी वैल्यू तो 1 ही रखनी है ना, कॉपर की जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। नीचे क्या आएगा, कॉपर कैटायन आएगा, उसकी कंसंट्रेशन वो रखनी है आपने। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, सिमिलरली जिंक के लिए इन्होंने किया यही, अगर जिंक +2 से जिंक में रिड्यूस हो रहा हो एनोड पे, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, देखो अब ये मत बोलना कि एनोड पे रिडक्शन क्यों हो गया,
एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होता है, बट हमने बताया था ना, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में लेने होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। वो हमारी कन्वेंशन है, एज पर द कन्वेंशन ऑफ IUPAC ने ऐसा बोल दिया है कि आपने ऐसा नहीं कभी रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, किसी का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ले लिया, हमने सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ठीक है, क्लियर। तो Zn+2 से Zn में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से। सिमिलरली ये इक्वेशन जिंक के लिए आपने डिफाइन कर दी। अब करना क्या है, ई सेल जब आप निकालोगे, है ना, किसी भी ई सेल निकालते हो तो क्या करते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन वाला कौन सा है आपका, कॉपर, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक आपकी एनोड है, ठीक है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी और इसकी, 3.9 और 3.10 से पुट करने के बाद ये और ये वाले टर्म देखो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ये क्या बना लेंगी, ये ई नोट कैथोड है, और ये वाली थर्ड टर्म ई नोट एनोड है। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड विल बी इक्वल टू ई नोट सेल। ये देखो यहाँ पे बन गया आपका ई नोट सेल, ये ई नोट सेल की वैल्यू है। बाकी जो RT/2F है यहाँ पर, प्लस RT/2F है यहाँ पर, इनको जो RT/2F वाले टर्म्स हैं इसको पीछे ले लो, ये जो ई नोट वाली टर्म्स थी इसको एक साइड रखो, और RT/2F वाले टर्म्स को पीछे कर लो। इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको इधर लेके आया तो देखा ये तो ई नोट सेल है जो मैंने अभी बताया, माइनस क्या किया, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से RT/2F कॉमन ले लिया, बचा क्या था, नेचुरल लॉग 1/कॉपर+2 माइनस नेचुरल लॉग 1/जिंक+2, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में आ गया ना, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई, RT/2F के बाद ब्रैकेट है, ठीक है, तुम खुद से लगा लेना। यहाँ पे है नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, ये मैंने +1 में बताया था, lnm माइनस lnn क्या हो जाएगा, l नेचुरल लॉग m/n, ठीक है। देखिए नेचुरल लॉग 1/कॉपर+2, इसको m मान लो, इसकी वैल्यू m मान लो, चलो x मानो, छोड़ो तुम m n में कंफ्यूजन हो। ये जो वैल्यू है ना 1/कॉपर+2, इसको x मानो, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 1/जिंक+2, इसको क्या मानो, y मान लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग y, ठीक है। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, नेचुरल लॉग x/y, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे, 1/कॉपर+2 डिवाइड बाय 1/जिंक+2, तो ये आ जाएगा जिंक+2 ऊपर आ जाएगा, जिंक+2/कॉपर+2। ये तुम इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दो टर्म्स को डिवाइड करके क्या आता है तुमको पता है, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन आ गई 3.11, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। इसमें क्या किया है इन्होंने, देखो ये जो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक जगह लिखा हुआ है, आई विल शो हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो टर्म थी ना, सॉरी एक मिनट, ऊपर वाली जो टर्म है इधर दिखाती हूँ, ये जो टर्म है आपकी RT/2F है ना, 2 तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस केस में 2 है वैल्यू, किसी में 3 भी हो सकती है। तो जो n होता है वो तो आपका फिक्स नहीं होता, जाहिर सी बात है ना। तो फिक्स क्या है आपका R, T और F, ठीक है। R आपका गैस कॉन्स्टेंट है, वो भी वही रहेगी, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होने वाली। टेम्परेचर वही होता है, रूम टेम्परेचर, उसकी भी वही वैल्यू होती है, ठीक है, आपकी 298 केल्विन, ठीक है। F इज फैराडे, दैट इज 96,500 कूलम, ठीक है। अब ये जो नेचुरल लॉग है इसको बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करना है। ये वाला जो है ना लॉग जो पूरा लिखा हुआ है ये बेस 10 वाला है, और ये नेचुरल लॉग वाला है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने बताया था, क्या करोगे, इसको ये जो नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पे दिखा देती हूँ, जगह मैंने लिखा हुआ था कि देखो नेचुरल लॉग है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये ln रेड कलर में, ये किसके इक्वल होता है 2.303 लॉग के, ठीक है। तो आपको उस टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सबको पता है कि तुम 12th के बच्चे, तुमको ये चीज़ें पता होंगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखी, ठीक है, ताकि आपको पता होता है। अब जब आपने यहाँ पे 2.303 आएगा, फिर R आएगा, T आएगा, फिर F आएगा, फिर लॉग आएगा, नेचुरल लॉग नहीं आएगा, दूसरे वाला बेस 10 वाला लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है ना 2.303 R T, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, यहाँ पे कैसे लिखूँ, यहाँ पे तो
नेचुरल लॉग लिखा हुआ, ठीक है। चलो 2.303 आर टी और एफ की जब आप वैल्यू पुट कर लोगे ना, तो इसको जब कैलकुलेट करके देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.059, ठीक है, 0.059। ये नीचे वाला 2 एज इट इज है, बाकी जो इक्वेशन है उसको एज इट इज रखो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट किया है। कैसे किया है? इस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने बताया जब आप ये नेचुरल लॉग हटा के बेस 10 वाला लॉग लिख दोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा, आगे क्या लगेगा 2.303। आर आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, टी भी आपका टेम्परेचर फिक्स है, एफ फैराडे की वैल्यू फिक्स है। तो हमने जब इसको सोल्व किया ना, इतनी टर्म को, कितने को, 2.303 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई एफ, इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई है 0.059। तो बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज रख दो, क्योंकि इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसको एक बार कैलकुलेट कर लिया सो दैट कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाए। अब वहाँ पे अगर आप आर टी और एफ से डिवाइड करने बैठोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, अभी देखो एक इक्वेशन उन्होंने दी है, निकेल, ये जो है सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। निकेल वर्टिकल लाइन दिखा रही है कि निकेल निकेल +2 में जा रहा है, और ये जो डबल लाइन है, डबल वर्टिकल लाइन है, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल होता है, ठीक है। मतलब इन दो, ये जो है एक ये हाफ सेल है, फिर दूसरा ये सिल्वर वाला एक हाफ सेल है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, इस सॉल्ट ब्रिज से। ये डबल वर्टिकल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। फिर देखो जो दूसरी हाफ सेल में उसमें क्या हो रहा है, एजी प्लस आपका रिड्यूस हो रहा है एजी में, क्योंकि एजी प्लस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो सिल्वर का हुआ है आपका रिडक्शन। तो ओवरऑल इक्वेशन में देखो क्या दिख रहा है, निकेल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज निकेल जो है निकेल +2 में जा रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर सिल्वर प्लस सिल्वर 0 में जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, ठीक है। तो निकेल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो लिख दो आप सेल रिएक्शन, निकेल +2 Ag प्लस, और ये 2 Ag बताऊंगी क्यों किया, फिर निकेल +2 + 2 Ag, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जब भी कोई सेल रिएक्शन होगी उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना वो इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल रिड्यूस होने चाहिए, ठीक है। बट इस केस में क्या है कि निकेल को तो ऑक्सीडाइज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, क्योंकि निकेल जो है वो +2 में जाता है, +1 में जाता नहीं। बट सिल्वर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन से ही रिड्यूस होता है, क्योंकि सिल्वर +1 में रहता है जनरली, ठीक है। अब क्या किया हमने, फिर हमने बताया था आपको कि अगर ऐसा होता है तो जो सिल्वर +1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 सिल्वर, 1 निकेल ऑक्सीडाइज होगा ना तो 2 सिल्वर रिड्यूस होंगे। इसका मतलब ये है क्योंकि एक निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एक सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर लेकर रिड्यूस होंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये आपने पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। क्लियर, अब देखो यहाँ पर वो वाली जो इक्वेशन है आपकी ऊपर वाली, उसमें आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ जो नर्स इक्वेशन ने बताई है। ई सेल लिख दिया इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/2F क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, 2 का आ रहा है। फिर नेचुरल लॉग, फिर कंसंट्रेशन, हमेशा भी याद रखना कि तुम्हें तो ध्यान अगर रहे ना रहे, ऊपर तो लिखनी है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखनी है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है concentration of reactant and concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient मतलब देखो, अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, निकेल +2 है और सिल्वर है, सिल्वर तो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है तो इसकी तो कंसंट्रेशन 1 होगी, इसको तो मत ही लिखो, है ना, जिसकी कंसंट्रेशन 1 है। बचा क्या, निकेल +2, तो निकेल +2 क्या आपने लिख दी। अब रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में कौन कौन है, एक तो निकेल है अपनी न्यूट्रल स्टेट में, दूसरा सिल्वर है, सिल्वर कितने हैं, 2 सिल्वर है ना। क्लियर, अब निकेल की तो 1 ही होगी, उसे तो लिखना नहीं है, न्यूट्रल स्टेट वाले को नहीं लिखना, सिर्फ 4 स्पीशीज को ही लिखना है, अपने कैटायन को ही लिखना है, ठीक है। अब ये जो सिल्वर है ये 2 है ना, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ 2, क्योंकि ये यहाँ पे 2 सिल्वर है, तो यहाँ पे जो सिल्वर की कंसंट्रेशन है उसको आपको 2 का स्क्वायर, मतलब आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों किया है, इसकी पावर में 2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिल्वर है, अगर यहाँ पे 3 होता तो आपको इसकी सिल्वर की कंसंट्रेशन का क्यूब करना होता, ठीक है। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में लेके जाना होगा, ठीक है।
अगर सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐसा होता ना कि दो निकल होते, दो निकल प्लस 2 होते, तो यहाँ पे ऊपर जो आपने न्यूमरेटर में निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन लिखी है ना, उसका स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आएगा ना, उसको कंसंट्रेशन की पावर में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन बन गया आपकी, इसके बाद उन्होंने एक जनरल इक्वेशन और आपके लिए रख दी है कि अगर ए स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कैपिटल ए टाइप रिएक्ट करेंगे स्मॉल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैपिटल बी टाइप, तो बनेगा सी और डी, ठीक है। सी के कितने मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल सी, एंड कैपिटल के हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप लिख दो किस फॉर्म में, नस्ट इक्वेशन में लिख दोगे ना, अभी यहाँ पे मैंने कुछ कटाया ना नाइन इन्वॉल्व नहीं किया, तो ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट सेल है ना माइनस आर टी ओवर एन एफ, वही बात नेचुरल लॉग। मैंने बताया था ऊपर क्या रखना है, न्यूमरेटर में क्या रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सी की पावर क्या रखनी है, स्मॉल सी, कैपिटल डी की पावर रखनी है स्मॉल डी, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, ठीक है। क्योंकि ये इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वहां तक आपको इनकी कंसंट्रेशन टर्म को रेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू थी मैंने बताया था, ये जब आप इसको नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में चेंज करोगे है ना, क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2.303, फिर आर है, फिर टी है ना, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन, नीचे एन तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उसकी तो वैल्यू पुट करनी नहीं है, फैराडे की कर दो, दैट इज 96,500, इसकी ही तो वैल्यू थी वो जो आई थी 0.0591, ठीक है। अब यहाँ पर यही जो इक्वेशन है ना आपने लिख दी, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इनटू क्या है नेचुरल लॉग क्यू, क्यू क्या है आपका, ये क्यू याद है आपको क्या है, ये जो आपकी टर्म आई है ना, ये जो नेचुरल लॉग के आगे लिखी हुई है, दैट इज योर रिएक्शन कोशेंट। अगर आपको 11th में याद हो हमने रिएक्शन कोशेंट पढ़े थे जिसको हम क्यू से डिनोट करते थे, और यही रिएक्शन कोशेंट अगर आपकी जो ये रिएक्शन है ना, ये वाली, ये ए बी सी और डी में चेंज हो रहा, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती ना, इक्विलिब्रियम में होती ना, तो ये जो क्यू की वैल्यू है ना ये के इक्वल होती, और के क्या है आपका, के आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जब हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था तो तब किया था, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड करना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से, वो होता है आपका रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। ये कोशेंट मैंने बताया के इक्वल होगा जब ये कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, तब हम इस रिएक्शन कोशेंट को के बोलते हैं, और के का मतलब है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद हो तो हमने दो तरह के पढ़े थे, केसी और केपी। केसी क्या था, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हो, और केपी क्या होता है जब आप प्रेशर की टर्म्स लेते हो, ठीक है। अभी देखो ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 3.1, इसको फटाक से कर लेते हैं। ये आपका नर्स इक्वेशन पे बेस्ड है, आपको ऐसे सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी mg प्लस 2, कई बार दे देते हैं, इन्होंने तो इक्वेशन दे दिया, अगर आपको ऐसे दिया हो mg प्लस 2 मतलब mg किस में जा रहा है, mg प्लस 2 में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन दी है मैग्नीशियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन है, मैग्नीशियम की तो क्या रहेगी 1 रहेगी है ना, जो न्यूट्रल है उसका 1 रहता है कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम प्लस 2 का कितना दिया है 0.130 मोलर, ठीक है। फिर आपको डबल वर्टिकल लाइन दिखानी है क्योंकि एक हाफ सेल दूसरे हाफ सेल से किसी साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। देन क्या लिखा है Ag प्लस, कंसंट्रेशन लिखी है Ag प्लस की, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन देन Ag, मतलब Ag प्लस Ag में चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन भी दे दी है, मैग्नीशियम प्लस 2 की भी दे दी है, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, उन्होंने ई सेल निकालने को दिया है, और ई नोट सेल गिवन है, ई नोट सेल कितना दिया है 3.17 वोल्ट, ठीक है, ई नोट सेल दे दिया है। अच्छा अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं ना, देखो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है Mg जो है Mg प्लस 2 में जा रहा है, मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन, एक मैग्नीशियम ने
2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, 2 सिल्वर ने, क्योंकि सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा था ना, तो हमें 1 मैग्नीशियम 2 सिल्वर को रिड्यूस कर सकता है। बैलेंसिंग बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर। तो 2 सिल्वर है ना, 2 सिल्वर प्लस 2 सिल्वर में चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 2 ही है अपना, तो n की वैल्यू होगी 2, क्लियर। तो यहाँ पे जो नर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये रिएक्शन लिख रखी है ना आपके सामने, इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखना था, ई नोट सेल माइनस RT ओवर 2F, पहले आपने ऐसे लिखने है नेचुरल लॉग, फिर क्या लिखते हैं ऊपर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या क्या है, एक तो मैग्नीशियम +2 है और एक सिल्वर है, सिल्वर की तो 1 है तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करना, न्यूट्रल स्टेट में जो भी मेटल है ना उसको तो कंसिडर ही नहीं करना है यहाँ पर इस फॉर्मूला में। तो मैग्नीशियम के लिख दी आपने, मैग्नीशियम के आगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो मतलब मैग्नीशियम की एक ही कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज 0.130, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी। देन सिल्वर की क्या है, सिल्वर की जो भी है, सिल्वर के आगे 2 लिखा हुआ है, तो सिल्वर की कंसंट्रेशन है 0.0001, है ना, तो मतलब जो सिल्वर की कंसंट्रेशन ये जो है ना, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो आपने लिख दिया सिल्वर की जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर, फिर आपने फॉर्मूला लिखना है अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म वाला जो हमने बताया था, ठीक है। अब देखो ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 3.17 वोल्ट, कर दी पुट, माइनस ये मैंने सब आपको तामझाम सोल्व करके बताया था, है ना, RT OF और LN को जब लोग में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.059, है ना, बाय 2 तो रहेगा, 2 तो इसका है, फिर नेचुरल लॉग चेंज में हो गया बेस 10 वाले में, ठीक है, बेस 10 में नेचुरल लॉग चेंज हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो और इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहीं ना मैं आपको से लॉग टेबल सिखा दूंगी जब भी क्लासेस होंगी, अदरवाइज ऑनलाइन ही सिखा दूंगी, बट जितना मुझे ध्यान है वो लॉग की वैल्यूज आजकल क्वेश्चंस में दे देते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि तुमको सिखाऊँ या ना सिखाऊँ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है हमारे पास। ऑनलाइन क्लासेस में वैसे भी थोड़ा तुमको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एज मैं तो दूर ही बैठी हूँ ना, तुम्हारे एकदम पास तो हो नहीं, ठीक है, फिर तो उस चीज़ का फ़र्क होता है, क्लासरूम टीचिंग जो होती है वो ऑनलाइन टीचिंग से बहुत डिफरेंट है, तो इस टाइम तुमको बहुत हार्डवर्क करना है। हाँ, तुमको जो डाउट आए तुम मुझसे पूछ सकते हो, नो डाउट, एनी टाइम एनीवेयर, ओके। अब जब इसको तामझाम को सॉल्व कर लिया ना सारे को, तो इन्होंने देखा वैल्यू आ रही है 0.21, ठीक है, और 3.17 तो यही था, माइनस कर दिया तो वैल्यू आ गई 2.96 वोल्ट, ठीक है। तो ये लॉग की वैल्यू आती है, जैसे ये लॉग है ना, लॉग ये 0.130 है, नीचे कोई वैल्यू लिखी हुई है, अब ये लॉग किस फॉर्म में लिखा हुआ है तुम्हें पता है, m/n, है ना, log m/n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे सोल्व करोगे, log m माइनस log n। एक्चुअली ये चीज़ मैंने इसलिए नहीं करा रही, अभी तुम्हारे पास मैथ्स में ना 12th में log एंटी log है, सब कुछ है, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस मैथ्स में हो जाए log और एंटी log की, ताकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देन तुमको बड़े ईजिली लगेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखना ये सेम ऐसे कोई इक्वेशन, हाँ, नाउ आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आ सकता है नर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स्ट इक्वेशन से निकालना आएगा, समझ रहे हो कैसे निकालना आएगा, मतलब अगर ध्यान हो तो हल्का फुल्का देखो, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, अगर कोई रिएक्शन जैसे आपने ये जो रिएक्शन है मान लो जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, है ना, किस में चेंज हो रहा है, जिंक +2 में और कॉपर में, तो जिंक जो है वो जिंक +2 में चेंज हो रहा है, वो कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, हर टर्म्स में मैंने आपको बता दिया। अभी देखो क्या होता है, अगर मान लो सपोज कि ये जो इक्वेशन है 3.1 जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है उनका क्या होता है, ई सेल 0 होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या रखना होता है, ई सेल 0 रखना होता है उन रिएक्शन का जिनका इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ई सेल तो 0 हो गया, बट ये 0 किससे इक्वल हो जाएगा, ई नोट सेल, क्योंकि ई सेल तो किसके इक्वल है, ई नोट सेल माइनस 2.303 RT ओवर 2F आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, log आ जाएगा, किसका लिखूं, ऊपर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिंक +2, कोई आगे टर्म लिखी हुई है, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, है ना, तो सिंगल कंसंट्रेशन टर्म आएगी ना, डिवाइड बाय कॉपर +2, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल है तो सिंगल ही आएगी, ठीक है। अब देखो ये सब लिख लिया, अब देखो ये जो ई नोट सेल माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो इस माइनस वाले टर्म्स को उठा के इस तरफ ले जाओ लेफ्ट साइड, ठीक है, समझ गए, तो मतलब ई नोट सेल किस इक्वल हो जाएगा 2.303 RT ओवर 2F into log concentration of zinc +2 divided by concentration of
कॉपर +2, ठीक है। अब देखो क्या था, इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है। एट इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था ये जो होता है ना आपका, ये और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनको जो डिवाइड करके आता है वो क्या होता है आपका, रिएक्शन कोशेंट होता है, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट आपको मैंने बोला था, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो ये रिएक्शन कोशेंट जो है वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो आप मतलब इसकी जगह ये जो वैल्यू लिखी है ना लोग के आगे, जिंक +2 डिवाइडेड बाय कॉपर +2, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, के सी लिख सकते हो। सी क्यों लिखा, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन वाले टर्म लिखी है ना इसमें, इस रिएक्शन में हमने कंसंट्रेशन ली है ना रिएक्टेंट की, तो हम के सी लिखेंगे। अगर हम रिएक्शन में प्रेशर लेते हैं, प्रेशर वाली टर्म्स लेते हैं, तो हम जैसे गैसियस स्टेट में कोई रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली आप प्रेशर लोगे तो वहां पे हम केपी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया जी इसको, ठीक है। अब वैल्यू सब कुछ पुट करके क्या आ जाएगा, ई नोट सेल किसके इक्वल है 0.059, वही सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी, डिवाइड बाय 2 log Kc, ठीक है। अब ई नोट सेल की वैल्यू उसने बता दिया आपको 1.1 है। क्या बोला उसने कि 1.1 है। जिंक और कॉपर वाले के मैंने बताए भी थे आपको कि जिंक और कॉपर के बीच में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, 1.1 का होता है, ठीक है। तो log Kc क्या हो जाएगा, ये जो log Kc से जो टर्म मल्टीप्लाई है कौन सी 0.059/2, ये इधर चली जाएगी, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 1.1 के, और ये जो टर्म है वो इसके डिवाइड में जाएगी, यहाँ पर है ना, देखो ये डिवाइड में लिखी पड़ी है। अब इसको जो सॉल्व करके आ गया वैल्यू आ गई 37.288, ठीक है। अब देखो केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम दोनों साइड एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग लेना पड़ता है, और एंटी लॉग भी जैसे लॉग टेबल होता है ना वैसे साथ में उसके एंटी लॉग टेबल भी होता है। तो उसने बताया होता है कि मतलब एंटी लॉग निकालने का एक तरीका है, बड़ी जल्दी मैं सोच रही हूँ तुमको सिखा दूँ, क्योंकि आई थिंक तुमको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ जाएगी। अदरवाइज आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर फिलहाल है अपने फ़ोन में, तो आप उससे तो वैल्यू निकाल ही सकते हो, नो इश्यू। बट पेपर में तो या तो टेबल से निकालनी होगी या गिवन होगी, ठीक है। मैं आपको टेबल से निकालने सिखा दूंगी, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। लोगों को ऐसे ही हुआ बना होता है, पता नहीं क्या है लोग एंटी लोग, बहुत ईजी होता है लोग एंटी लोग निकालना, ठीक है। तो एंटी लोग ले लेते हैं बोथ साइड, तो इधर जो लोग एंटी लोग से कैंसिल हो जाता है, और इसकी जो वैल्यू हम फाइंड आउट करके आएगी हमारी, दैट इज 10⁻37 आ गई है, ठीक है। मैंने सिंपल ही बता रही हूँ क्योंकि इस पीडीएफ में तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुमको लोग और एंटी लोग सिखा दूँ। मैं कोई अच्छा सा तरीका ईजाद करके ही सिखाऊंगी। एक तो मेरे पास टूल्स उतने नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कोई टूल नहीं जिससे मैं स्क्रीन पे लिख सकूं। तो जो है जितना पॉसिबल हो सक रहा है उतना कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे देखो केसी की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। ये नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन थी ना, आपने देखा ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हमने सिखाया आपको, ये नर्स्ट इक्वेशन की तो एप्लीकेशन है, कुछ अलग थोड़ी ना है इसमें। तो आप जनरल फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना कि ई नोट सेल जो होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है उनके लिए ई नोट सेल 2.303 RT over NF into log Kc, where Kc is your equilibrium constant। ये रिलेशन उन रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। जैसे इसका देखो, ये जो रिएक्शन है कॉपर और सिल्वर की दे दी, ई नोट सेल दे दिया। अब पता चल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज तो पता चल रहा है ना कितना है, कॉपर +2 में जा रहा है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर लेके सिल्वर दो सिल्वर में रिड्यूस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। तो वैल्यू पुट करो और जस्ट आंसर आ जाएगा आपका। अब दूसरी एप्लीकेशन देखो, जो ई सेल आपने मान लो नर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया होगा ना, वो जो ई सेल आपने निकाला ना वो आपको फर्दर हेल्प करता है गिब्स फ्री एनर्जी निकालने में। मैंने आपको बताया था, हमने 11th में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना, क्लियर। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपको किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। डेल जी इज नेगेटिव, तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद ब खुद हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा कोई कंडीशन वंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। डेल जी नेगेटिव। इफ डेल जी इज पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब आपको कुछ क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो एक्सटर्नली आपको लगाना पड़ेगा उस रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। वो रिएक्शन अपने आप तो नहीं होने वाली जिनका डेल जी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनका डेल जी नेगेटिव होता है। डेल जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज डेल जी? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो डेल जी के जो को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज योर
माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। माइनस साइन तो समझ गए ना क्यों आया, क्योंकि वो नेगेटिव ही होती है। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एफ, योर फेराडे, दैट इज योर 96,500। एंड व्हाट इज ई सेल, जो आपने अभी नस्ट इक्वेशन से निकाला था, दो सेल इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं, स्टैंडर्ड वाले को तो बोलते हैं ई नोट सेल, ये नॉर्मल वाला ई सेल है जब कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रखी गई है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो जैसे रिएक्शन है जिंक और कॉपर वाली, इसका डेल जी क्या हो जाएगा, माइनस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है ना, एफ ई सेल है ना, वेरी क्लियर। अब एफ की वैल्यू तुमको पता है, अगर क्वेश्चन में ई सेल की वैल्यू दी होगी तो तुम डेल जी बड़ी इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब मेरी बात एक और सुन लो तुम यहाँ पे, हाँ। अब ये चीज ध्यान रखना, जैसे ये जो रिएक्शन है ना, लाइक जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 से कॉपर में चेंज हो रहा, तो माइनस 2 एफ ई सेल हो गया है ना, ठीक है, कि एन 2 था। बट अगर तुमने इस रिएक्शन में हर कंपोनेंट को डबल लिया, लाइक 2 जिंक लिए, 2 कॉपर लिए, फिर 2 जिंक से 2 जिंक प्लस 2 रिड्यूस हो रहे हैं, फिर 2 कॉपर प्लस 2 से 2 कॉपर रिड्यूस हो रहे हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, अब बताओ तो मुझे। देखो एक जिंक तो जो है, एक जिंक प्लस 2 में चेंज होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। 2 जिंक प्लस 2, 2 जिंक प्लस 2 में जब चेंज होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, समझे कि नहीं। लेफ्ट टू राइट जाते हुए जिंक लेफ्ट टू राइट जाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब एक था यहाँ पर, एक था ना पहले वाली में 3.1 में एक था जिंक, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और 2 ही कॉपर गेन कर रहा था। यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे 2 जिंक लिए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, 2 जिंक ने, एक ने 2 किया तो 2 ने 4। सिमिलरली 2 कॉपर लिए हैं तो कॉपर ने भी, 2 कॉपर ने 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है यहाँ पे 4 हो गया है, क्योंकि आपने जो ये टर्म्स है वो 2 ले ली है, डबल कर दी है। तो ऐसी केस में डेल जी कितना हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन 2 नहीं रहे, चेंज इन इलेक्ट्रॉन 2 नहीं रहा, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो डेल जी आपको जाएगा 4 एफ ई सेल। तो इस तरह की आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो जिसको ये बात नहीं पता होगी ना, वो उसका 2f माइनस 2f ही करके आएगा, ठीक है ना, और वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी में लिखा तो सब कुछ है बट बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। अच्छा अब देखो डेल जी का एक तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, माइनस एफ ई नोट सेल। एक और डेल जी के लिए फॉर्मूला होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में होता है, दैट इज माइनस आर टी एल एन के, ये 11th में था, ठीक है, माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, डेल जी इसके भी इक्वल है, डेल जी इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो इसको ये दो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब आर टी एल एन के किसके इक्वल होगा, एन एफ ई नोट सेल के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये डेल जी का, ओहो सॉरी, एक मिनट थोड़ा उड़ गया वो आगे मुझसे, फिर यार पीछे कहाँ जा रहा है ये, एक मिनट रुको। हाँ ये देखो एग्जाम्पल 3.3 आपका डेल जी के बाद, ठीक है, यहीं पर ही हूँ मैं, कहीं दूर नहीं गई। ये जो डेल जी था यहाँ पे देखो, ई नोट सेल दे दिया है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया ना, ई नोट सेल दिया आपको। और एक चीज और बतानी थी मैंने तुमको, अगर तो यहाँ पे ई नोट सेल लिखा हुआ है तो ये भी यहाँ पे जो चेंज आएगा वो डेल जी नोट होगा, वो जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में आएगा। अगर यहाँ पे सिंपल ई सेल लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी जी जो होगा वो सिंपल लिखा होगा, जी नोट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ई जो है ई सेल आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया है तो जो गिब्स फ्री एनर्जी में भी नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी। अगर यहाँ पर नोट नहीं है, मतलब आपने स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल मेजर किया नहीं किया है, तो यहाँ पर भी सिंपल डेल जी लिखना है, डेल जी नोट नहीं लिखना है, ठीक है। ये अक्सर 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, ठीक है। तो जिसको पता होगा वो तो कराएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 चेंज हो रहे हैं, एफ का वैल्यू देखो यहाँ पे 96487 लिखा हुआ है, बट जनरली न्यूमेरिकल्स में 96,500 ले लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। अदरवाइज तुम एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हो, अगर तुमसे याद रहती है तो रख लो, अगर अदरवाइज नहीं याद रहती है वैल्यूज तो आप 96,500 याद कर लो, ठीक है। ई नोट तो दिया ही है, वैल्यू पुट किया, डेल जी नोट की वैल्यू निकाल दी। अब देखो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये हम बता देते हैं आपको। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, 10th से पढ़ रहे हो, फिजिक्स में तो होता ही है, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस जो होता है आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, पता है ना। मेन तो एक तो करता है लेंथ पे, जिस सब्सटेंस का आपने रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया पे, एरिया से इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा ना तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया थोड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बट लेंथ से डायरेक्ट है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया हमने। ये जो पी की फॉर्म में दिख रहा है ना, देखने में पी जैसा लग रहा है ना, इसको बोलते हैं रो, है ना, सबको पता होगा रो। रो को और क्या नाम है, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। व्हाट इज रो? रो इज योर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जो आपकी एसआई यूनिट है, एक तो सबकी एसआई यूनिट ना, आप चाहे साइड वाले कहीं भी पेज पे, जैसे इधर पेज खाली पड़ा है ना, पेंसिल से लिख लिया करो, हर चीज की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए आपको, जो जो इस आपके सिलेबस में टर्म्स आ रही हैं। लाइक रो आई है, रो की क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है। ओम मीटर इज द यूनिट फॉर एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो हम आपको बता दें, आर तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और टर्म आती है जी। व्हाट इज जी? जी इज योर कंडक्टेंस, लिख लीजिए, जी कंडक्टेंस है। और जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/r, ठीक है। 1 रेजिस्टेंस का जब आप मतलब रेसिप्रोकल इन्वर्स लेंगे, 1/r करेंगे तो आपको कंडक्टेंस मिलेगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो आर की वैल्यू तो आपको पता है, क्या है आर की वैल्यू, रो एल ओवर ए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, रो एल। अब जो ओवर में होता है वो कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में जाता है ना, ये ए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो 1/रो, है ना, ए बाय एल, ठीक है। 1/रो इंटू ए बाय एल। वो जो 1/रो है ना, वो क्या है, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स हो गया ना, उसे बोलते हैं काप्पा, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस को इन्वर्स करके जी निकला था ना, 1/r करके जी निकला था, सिमिलरली 1/रो करके काप्पा निकलता है, के से लिखा हुआ ना, के दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं काप्पा, के ए डबल पी ए काप्पा। एंड व्हाट इज काप्पा? काप्पा इज योर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी है, ठीक है। सिंपल सिंपल से टर्म्स है। काप्पा इज द कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ काप्पा? काप्पा की यूनिट होती है आपकी, पहले तो कंडक्टेंस की देख लो, कंडक्टेंस की होती है साइमंस, ठीक है। साइमंस भी बोल देते हैं, ओम इनवर्स भी बोल देते हैं, इसको ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं। और ओम के सिंबल के साथ -1 लगा दो पावर में तो वो भी ओम इनवर्स ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद कापा, कापा की आपकी होती है साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ये मैं एसआई यूनिट की बात कर रही हूँ, साइमन मीटर इनवर्स। साइमन किसकी यूनिट थी, कंडक्टिविटी की, सॉरी कंडक्टेंस की, दैट इज जी। जी का यूनिट क्या है, एस, साइमन, ठीक है। और कापा का यूनिट क्या है, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। रो का क्या यूनिट है, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। सॉरी ओम मीटर, नॉट मीटर इनवर्स, ओम मीटर, ठीक है। हो जाता थोड़ा सा बोलते बोलते। उसके बाद इसमें जो हमने करना है, तो यहाँ पे देखो जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने शायद थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, हालांकि वो सिलेबस से रिमूव भी हो गया, बट इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा है उनके बारे में हल्का सा, कि जो मेटेलिक कंडक्टर हैं उनकी जो कंडक्टिविटी, आपको पता है ना, मैंने कंडक्टिविटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर सेमीकंडक्टर्स की होती है, सबसे कम होते हैं इंसुलेटर्स की, है ना। तो जो मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर और उनके स्ट्रक्चर पर, ठीक है। कोई मेटल ज़्यादा कंडक्ट करती है, कोई मेटल कम कंडक्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, है ना, पर एटम हर मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसके ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जाहिर सी बात है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। फिर आती है दूसरी, तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर पे। ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर पे मेटल की कंडक्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है। तो मैं आपको सच्ची बता दूं, तो मेटल होते सॉलिड है ना, आपकी मेटल सॉलिड स्टेट में रहती है ना। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, है ना। जनरली वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन के अराउंड, ठीक है, जहाँ भी वो है ना, वो मूव तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में कि वो मूव कर सकें, जैसे लिक्विड और गैसियस स्पेस में हो जाता है। बट सॉलिड में वो पार्टिकल्स अपनी जो पोजीशन है उसके अराउंड वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, समझे आप, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो एटम है ना वो और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना।
आप पॉपकॉर्न डालो गरम तवे पे, ठंडे तवे पे तो चलता नहीं ना, वो गरम तवे पे एकदम पट 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 चलता है ना, क्लियर। तो जो वाइब्रेशन है उसके टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी मेटल के एटम की। अगर मेरी बात सुनो, अगर मेटल का एटम बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल में फ्लो कर रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो कंडक्टिविटी है, वो फ्लो करेंगे तभी तो कंडक्टेंस आएगा। अगर मेटल ज़्यादा एटम ज़्यादा जोर जोर से वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के जो पाथ में हिंड्रेंस आता है, ठीक है, हिंड्रेंस होता है रुकावट, किसी भी तरह का बाधा, ठीक है। तो वो जो है रास्ते में, अब देखो तुम्हारा, एक बात बताओ, मैं बता रही हूँ तुमको, एक रास्ते पे जाना है तुमको, ठीक है। पहले वहां पे जो लोग हैं ना वो खड़े थे, हिल नहीं रहा था कोई। अभी क्या, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे एटम वाइब्रेट करें, एटम का वाइब्रेट करना समझ गया ना, जैसे लोगों का भागना, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए निकलना मुश्किल हो गया, पहले, है ना। तुमको जब लोग आराम से खड़े हैं, कोई हिल डुल नहीं रहा ज्यादा, तो तुम इजिली निकल सकते हो उस रास्ते से। अब लोग भाग रहे हैं, कोई इधर को आ रहा है, कोई उधर को आ रहा है, तो तुम्हारे लिए जो मूव करना वो मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जब ये एटम, मेटल के एटम टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उनके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल की कंडक्टिविटी हमेशा घटती है, डिक्रीज करती है। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, देन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल will definitely decrease because of the vibration of the metal atoms. They will create hindrance in the path of electron, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पर हमने एक चीज और समझ लेते हैं, जो अभी तो मैंने मेटल कंडक्टर्स की आपको कंडक्टिविटी बता दी, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, जो आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे हाफ सेल, दो हाफ सेल कनेक्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है रिएक्शंस की वजह से, ठीक है, तो उसमें भी कंडक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू या वायर के थ्रू, ठीक है, क्लियर। तो मतलब आयंस तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ही मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जनरली वायर्स के थ्रू मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो किस किस बात पर डिपेंड करेगी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा। पहली बात है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में मैं बता दूं कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो लिख देना है, यहीं पर ही लिख देना साइड में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वन इज योर, फर्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो मतलब अगर आप उन्हें किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, पानी में जैसे लाइक है, वो बड़ी इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट हो जाना होता है कि लाइक जैसे NaCl है, KCl है, दे विल ब्रेक डाउन इनटू आयंस, लाइक Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं ऑन डिसोल्यूशन, दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं जी, जो इजिली डिसोसिएट नहीं होते, लाइक एसिटिक एसिड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आई थिंक दीज आर द एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड शायद, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके, अमोनियम क्लोराइड है, ओके। सेकेंड फैक्टर है आपका साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, लाइक किस तरह का साइज प्रोड्यूस करें। अगर छोटा साइज प्रोड्यूस होता है ना आपके सॉल्यूशन में, आयन जो है वो बहुत छोटे साइज का है ना, तो उसकी सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्वेशन समझते हो ना क्या है, सॉल्वेशन कुछ नहीं है, जस्ट कि पानी के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, मैंने बताया था ड्यू टू सम इंटरेक्शन बिटवीन दैट कैटायन एंड द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, ठीक है। क्योंकि जो कैटायन है ना जनरली आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और जैसे ऑक्सीजन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो देयर विल बी सम अट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कैटायन। तो वो जो क्या करेंगे, जो पानी का मॉलिक्यूल है वो चारों मतलब कैटायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर पानी में, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन, हालांकि बता चुकी हूँ सब कुछ, बट फिर भी दोबारा रिपीट करना पड़ता है 12th में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन, कि इसे मतलब जो आपका कैटायन था उसको चारों तरफ पानी ने घेर लिया है, मतलब उससे इंट्रैक्शन में आ गया। अब ये सॉल्वेशन से क्या हो गया कि पहले तो वो छोटा सा था, अभी उसको चारों तरफ किसी ने घेर लिया। लाइक पहले तो मैं अकेले घूम रही थी, अभी किसी 5-6 बच्चों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है, ठीक है। तो मेरे लिए मूव करना कब इजी होगा, जब मैं अकेली थी या जब मुझे बच्चों ने घेर लिया। डेफिनेटली ना, जब मैं अकेली थी, जब मैं अकेली तब मैं इजीली मूव कर सकती हूँ। अभी मैं कैसे मूव करूंगी, मुझे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आयन का साइज छोटा होता है तो याद रखना उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयन
उतना अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा और जो कंडक्टेंस है ना आपके सॉल्यूशन की वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नाउ थर्ड इज योर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ठीक है, सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, बता देती हूँ, जैसे पानी आपका पोलर है। ठीक है, पोलर होना चाहिए। आप कैसे पता चलेगा पोलर है कि नहीं, तो मतलब ऐसे आपको नहीं देखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं ना हम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है मतलब वो पोलर है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑब्वियस सी बात है, अब शहद में तो आयंस इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे ना, पानी में जैसे कर जाएंगे, तो गाढ़ा होता है। ठीक है, तो जितना विस्कोसिटी कम होगा उतना अच्छा है कंडक्टेंस के लिए, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। अगर विस्कस होने से कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, थर्ड इज योर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंसंट्रेशन है, ज्यादा है या कम है ना। कम होने से तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, ज्यादा होने से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें वैसे अलग अलग केस होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। लास्ट इज योर टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे इस मेटेलिक में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपके मेटल एटम थे वो वाइब्रेट कर रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पाथ में हिंड्रेंस आ रहा था, है ना, हमने ही पढ़ा मेटेलिक कंडक्टर में। सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना तो उतना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, और जितना ज़्यादा डिसोसिएट होंगे मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा आपकी कंडक्टेंस होती है। तो जो कंडक्टेंस होती है ना इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, जो आप लोग पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, याद रखना ये बात। ठीक है, क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। ओके, उसके बाद है, ये तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट में ही करवा लूँ, आज शायद इनफ है आज के लिए। ये शायद लास्ट टॉपिक होगा, या फिर मैं इसकी ना एक वीडियो स्पेशल आपको डाल दूंगी। इसमें एक ही टॉपिक बचा है, मुझे और कुछ लग नहीं रहा है, नहीं एक और है, दो है। अच्छा सुनो, मैं बता दूँ इस चैप्टर में ना नीचे जो है ना हल्का सा आपको दिखा देती हूँ, ये क्या नहीं करना आपको, ये बस ये सब कुछ नहीं करना है, ये वाले पेज से लेके ना कुछ मत करना। तुम कौन सा पेज है मेरे पास, ये 83 के बाद 84 पेज है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, देन बैटरीज वगैरह, फिर कोरिजन है, वो सब सिलेबस से हट गया, इस पे ना क्रॉस कर दो बड़े बड़े। ठीक है, क्लियर। ओके, ये हमने नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मुझे सुनते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है।